दोनों के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। ऐसे में सवाल यही है कि अगर पाकिस्तान की सेना और बांग्लादेश की सेना एक हो गई तो क्या वो हिंदुस्तान का कुछ बिगाड़ पाएगी? इस सवाल का जवाब वो आंकड़े देंगे जो ये बताते हैं कि हिंद की सेना ने अगर हुंकार भी भर दी तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की घिघी बन जाएगी। आज इसी नापाक गठजोड़ की हम बात करेंगे, साथ ही हिंद की सेना की वो ताकत भी आपको बताएंगे जो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को पसीना पसीना करने के लिए काफी होगी। और इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ सभी मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल वीके दत्ता जी है, डिफेंस एक्सपर्ट, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वहीं रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु डिफेंस एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसी के साथ हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल ए के सिवाज जी है, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहले मेजर जनरल ए के सिवाज जी, आपके पास हम आएंगे और आपसे क्या ये जो मुलाकात हुई है ये वाकई जिस प्लानिंग के तहत पाकिस्तान ने बांग्लादेश में सत्ता का परिवर्तन करा दिया, अब देखिए झुकाव बांग्लादेश का पाकिस्तान की तरफ हो रहा है, ये मुलाकात हो रही है, ये मुलाकात मायने रखता है क्या भारत के लिए? हाँ देखो किरण, किसी चीज को हल्के में ले नहीं ले सकते और सच्चाई है, ऐसा कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से बांग्लादेश एकदम पलटा मार देगा। और जिस प्रकार से वहाँ डेवलपमेंट हुई, जिस प्रकार से अमेरिका की डीप स्टेट ने वहाँ पर एक लीगल गवर्नमेंट को एक प्रकार गिरवाया और ये मोहम्मद यूनुस को वहाँ पर पैराट्रूप कर दिया, तो और अब जो सिचुएशन पैदा होती जा रही है वो कॉज ऑफ कंसर्न तो है भारत के लिए। जिस प्रकार से जिस देश ने पाकिस्तान ने बांग्लादेश पे जो जुल्म ढाए थे, 4 से 5 लाख लोगों की, औरतों की रेप हुआ था, 30 लाख के करीब लोग मारे गए, 1.5 करोड़ के करीब भारत में आए, आज वही नजदीक जाते जा रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है और ये मुझे लगता है एक जो हो रहा है ये इसकी वजह है। इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि अगर उनको भारत के साथ मुकाबला करना है, या वो मुस्लिम देश थे, दोनों इकट्ठे थे, और ये जो अब हैं फौज में भी, वो 71 वार तो उन्होंने किसी ने लड़ा नहीं है, अब नई फौज आ गई है तो नए विचार के कारण, तो ये जो पाकिस्तान की आर्मी और बांग्लादेश की आर्मी के बीच में, डिफेंस फोर्सेस के बीच में जो बॉन होमी हो रही है, मुझे लगता है कॉज ऑफ कंसर्न है। वो ट्रेनिंग भी कराएंगे पाकिस्तान के। तो अब जो हम लड़ाई सोचते थे वर्स्ट के सिनेरियो, कि हमारा वर्स्ट के सिनेरियो हो सकता है जब चीन और पाकिस्तान से हमें दोनों तरफ से लड़ना पड़े, तो आने वाले टाइम में हमें फैक्टरी इन करना पड़ेगा। यही नहीं कि चीन और पाकिस्तान, हो सकता बांग्लादेश भी हो, मगर आज की तारीख में बांग्लादेश की कोई मिलिट्री कैपेबिलिटी कुछ है नहीं। क्योंकि अगर अराकान आर्मी का देखें, अभी चंद एक टाइम पहले अराकान आर्मी से इनकी मुठभेड़ हुई थी ईस्टर्न बांग्लादेश में, 200 किलोमीटर का एरिया है जहां पर, वहां पर इनको एक प्रकार से अराकान आर्मी ने जो पुश किया है बांग्लादेश की फौज का, तो वो ऐसा लगता है बांग्लादेश की फौज इतनी बड़ी नहीं है जितनी उनकी पैरामिलिट्री है। अगर बांग्लादेश की फौज देखे 1.4 लाख के करीब है, पर उनकी जो मिलिट्री पैरामिलिट्री है, जो कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश एंड अदर, वो 6.4 लाख है। बट ओवरऑल मैं ये कहूँगा कॉज ऑफ कंसर्न है, हमें बड़े ध्यान से चलना है और हमें ये फैक्टरी इन आने वाले टाइम में करना पड़ेगा कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो 2 फ्रंट वार है, कहीं ऐसा तो नहीं 2.5 फ्रंट वार हो जाए, कि बांग्लादेश की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये मुझे लगता है आने वाले समय में हमें इसको फैक्टर इन, और ये हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न है। जिस प्रकार से बांग्लादेश और पाकिस्तान की फौज भी आ रही है, सबसे बड़ा डेंजर है, सबसे बड़ा डेंजर है आईएसआई और जमाते इस्लामी, बांग्लादेश मुजाहिदीन, अगर ये गढ़ बना लेते हैं बांग्लादेश में और वहां से आतंकवादी घटनाएं करते हैं भारत में, वो सबसे बड़ा कॉज कंसर्न है। क्योंकि अगर नॉर्थ ईस्ट में पीस आई थी तो उसका सबसे बड़ा मेन कारण था शेख हसीना ने जो प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी ली थी। ये जितने भी एक्सट्रीमिस्ट थे जो नॉर्थ ईस्ट में थे, जो उल्फा था, एनडीएफपी था, आईएमएल एन था, और एनएससी एन खपलांग था, और पीएलए था, इनके जितने भी बेसिस थे उनको बाहर निकाल दिया था। और इसीलिए अमन और शांति आई थी बांग्लादेश जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में। ऐसा ना हो कि ये दोबारा इन इंसर्जेंट्स ग्रुप के बेसिस बने और वो भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए एक कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है। तो ये भी हमें
फैक्टर इन ठीक करना है। पड़ेगा। ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, आपके पास आएंगे। क्या वाकई ये कॉज ऑफ कंसर्न है, कंसर्न का विषय है भारत के लिए, जिस तरह से ये मुलाकात हुई? लेकिन अगर हम देख ले कि हमारे स्ट्रेंथ क्या है, बांग्लादेश की स्ट्रेंथ क्या है, पाकिस्तान किस जगह पे खड़ा है, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो हम तो कहीं ऊपर हैं उनसे, कहीं ज्यादा। अगर ये दोनों मिल भी जाते हैं तो कितना बिगाड़ पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि बांग्लादेश की क्या स्थिति है और पाकिस्तान की क्या स्थिति है। दोनों देश मिल रहे हैं। मेरा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति में है नहीं कि मॉनिटरली या मिलिट्री के हार्डवेयर बांग्लादेश को फ्री ऑफ कॉस्ट या ग्रांट के तौर पे या मदद के तौर पे देने की स्थिति में है। वो कई फ्रंटों पे उलझा हुआ है। एक तरफ बलूचिस्तान का मामला, दूसरी तरफ अफगानिस्तान में उलझा है, ईरान से भी उसके संबंध खराब है, तो वेस्टर्न फ्रंट पे वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। अब बांग्लादेश के लिए एक उसका सेविंग रेस है कि अब वो वहां पे ट्रेनिंग टीम, मेरा मानना है कि ट्रेनिंग टीम किसी भी तरीके की जब आर्मी की रिक्वायरमेंट होती तो उसको एक सक्षम देश से ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती। तो बांग्लादेश कहीं ना कहीं, बांग्लादेश की आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी में जो भी समझौता होगा या जो भी एमओयू साइन होगा वो ट्रेनिंग के महत्व होगा। और साथ में एक कंसर्न तो है ही है हमारा कि उन्होंने हमारा एक ईस्टर्न फ्रंट खोलने की कोशिश की है, हिंदुस्तान को घेरने की कोशिश की है, लेकिन उनकी काबिलियत, उनके खुद के जो आंतरिक मामले हैं, वो क्या ये ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि वो हिंदुस्तान को मार्जिनलाइज कर सके या मेजर डेंट प्रोवाइड कर सके? मेरा मानना ऐसा संभव नहीं है। और इस समय हिंदुस्तान को एक वेट एंड वॉच और एक सर्विलेंस की स्थिति में जाना पड़ेगा बांग्लादेश के खिलाफ। देखना पड़ेगा सिचुएशन कैसे वहां पनप रही है। हम अपना ये एलाई ईस्टर्न फ्रंट पे नहीं खो सकते हैं। इसी के तहत हिंदुस्तान ने बहुत बड़ी खेप अनाज की बांग्लादेश को दी। तमाम तरीके के पीपल टू पीपल कांटेक्ट को अभी होल्ड पे रखा हुआ है। ये मोहम्मद यूनुस की सरकार देखिए टेम्परेरी सरकार है, ये वहां के लोगों ने सेलेक्ट नहीं किया, ये टॉप डाउन ऊपर से बैठाई हुई सरकार है। जल्दी से जल्दी उनको इलेक्शन कराना चाहिए जिससे कि वहां की जो एक्चुअल जो जनता चाहती है वो सरकार में आए। जहां तक पाकिस्तान और बांग्लादेश का सवाल, उसमें सिर्फ एक चीज कॉमन है, वो है दोनों मुस्लिम कंट्री हैं, इसलिए दोनों का एक तरीके का कनाइनेस हो रहा है। लेकिन वहां बांग्लादेश की जनता आहत है 71 के पहले जिस तरीके की एट्रोसिटीज हुई, जिस तरीके से मुक्ति बाहिनी ने स्वतंत्रता का संग्राम वहां पे लड़ा, जिस तरीके से हिंदुस्तान की आर्मी ने उनकी मदद की। और मेरा मानना है कि देखिए, हम बहुत जल्दीबाजी में कोई कंक्लूजन ना ड्रॉ करें, थोड़ा समय दे। इलेक्टेड गवर्नमेंट है और हमारी शुरुआत इसकी हो रखी है, और हर एक चीज का सोल्यूशन मिलिट्री ऑप्शन नहीं है। हर एक फ्रंट को आप ऑपरेट या एक्टिवेट करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी फेल होते हुए दिख रही है। तो जहां तक अगर दो कमजोर आर्मी आपस में अगर मिलजुल के कोई साठ गांठ भी करती हैं तो भारत जैसे सक्षम देश के लिए वो इनसफिशिएंट है। लेकिन कॉज ऑफ कंसर्न है, कहीं से टेररिस्ट एक्टिविटी हो सकती है, इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, तमाम तरीके के लोग हिंदुस्तान में इंक्रेशन कर सकते हैं। हम उसके लिए सतर्क हैं। हमारे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हिंदुस्तान के डिफेंस फोर्सेस हैं, हम सारे सजग हैं। तमाम तरीके की वॉर गेमिंग करते रहते हैं। पाकिस्तान का क्या अस्तित्व है, कैसे उसको न्यूट्रलाइज करना, बांग्लादेश क्या स्टैंड करता है, कितने दिन के ऑपरेशन लॉन्च करने पड़ेंगे, ये सारी चीजें हमारे जहन में हैं। लेकिन हिंदुस्तान एक मैच्योर नेशन होने के मामले में और साथ में एशिया में जो उसकी सुप्रीमेसी है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपको रीजनल बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। नेपाल हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, मालदीव, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान, इन सब पे आपको नजर रखनी होगी। और आपको कहीं ना कहीं इसके पीछे जो सबसे बड़ी ताकत ऑपरेट कर रही वो है चाइना है। कहीं ना कहीं चाइना इनके पीछे एक बहुत मेजर रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तान को पूरी तरीके से अपने गिरफ्त में ले रखा है। बांग्लादेश में वो पैठ बनाने की कोशिश करता है, टाइम टू टाइम उसने अपना अटेम्प्ट किया हुआ जिससे कि एक एनसर्कलमेंट हिंदुस्तान का कंप्लीट कर सके। तो एक नई जियोपॉलिटिक्स, एक नए तरीके का ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट हिंदुस्तान आर्मी के लिए पोज हो रहा है। लेकिन हम सक्षम हैं, जिस तरीके से हमारी कॉम्बैट पावर बढ़ रही है, जिस तरीके से हम अपने सैनिकों का देखभाल करते हैं, जिस तरीके से हम ट्रेनिंग करते हैं, इससे बहुत वरी होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें अपने गार्ड्स को हम डाउन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक रूट ओपन होता है, वहां से देखिए स्मगलिंग होती है, वहां से लोग आते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, इन्फिल्ट्रेटर आ सकते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको मद्देनजर रखना होगा। मिलिट्री के स्ट्रेंथ की अगर आप बात करेंगे तो बांग्लादेश कहीं स्टैंड नहीं करता है। उसके लिए 2 डिवीजन या 3 डिवीजन का ऑपरेशन अगर आप लॉन्च करेंगे तो बांग्लादेश की आर्मी, बांग्लादेश भी नहीं, इवन पाकिस्तान भी स्टैंड नहीं करता, साथ ऑपरेट करते हैं तो उनको खात्मा किया जा सकता है। जी बिल्कुल, बांग्लादेश भी स्टैंड नहीं करता, पाकिस्तान भी स्टैंड नहीं करता इंडियन आर्मी के सामने में। मेजर जनरल वीके दत्ता जी, आपके पास हम आएंगे। देखिए,
वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। जिस तरह से अभी सदेंदु जी ने कहा है कि देखिए आपको वेट करने की जरूरत है, और मैच्योर कंट्री के तौर पर जो भारत है अपने आप को हमेशा से प्रेजेंट करता है, ऐसी स्थिति में तुरंत हम जो है किसी भी चीजों पे या कंक्लूजन पे जो है नहीं आ सकते हैं। लेकिन 53 साल पहले देखिए यहां पर हमने यानी कि भारत की मदद से पाकिस्तान की सेना को बांग्लादेश से खदेड़ा, निकाला, बांग्लादेश को आजादी दिलाई। बांग्लादेश में जिस तरह से एक खून खराबा पाकिस्तानी सेना की तरफ से किया जा रहा था, जिस तरह से वहां पर सबको परेशान किया गया था, ऐसी चीजों को भूल करके अगर बांग्लादेश वापस से पाकिस्तान की ही शरण में जा रहे हैं, तो क्या भारत को अपनी स्ट्रैटेजी बदल करके चलने की जरूरत है? क्योंकि देखिए पहले जब आपसे एक बार और बात हुई थी जनरल वीके दत्ता जी, आपने कहा था कि देखिए पड़ोसी हैं, हमें एक ऐसे रिलेशन को लेकर के चलना है ताकि आने वाले वक्त में जो है बेहतर रिश्ते जो है वो रह सके। यानी हम सीधे आर्मी अटैक ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं, हमें बातचीत के जरिए चीजें सुलझाने की जरूरत है, या फिर कई अन्य तरीके से अपनी कूटनीति को बनाने की जरूरत है। तो ऐसी दिशा में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए ऐसा है कि जो सिचुएशन अभी पैदा हुई बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश का इंटरनल मूवमेंट नहीं था, ये एक इंजीनियर्ड मूवमेंट था। और हमको मालूम है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, और उन्होंने इसको इंजीनियर करके बांग्लादेश में कू करवाया एक प्रकार से। हालांकि आर्मी ने डायरेक्टली नहीं टेक ओवर किया, लेकिन एक वो कू है। कू का मतलब है कि आपने इलेक्टेड गवर्नमेंट को सत्ता से हटाया और उसकी जगह पे एक आदमी को एयरलिफ्ट किया जो कहीं पे यहाँ मौजूद ही नहीं था, जिसके ऊपर मुकदमे चल रहे थे ऑफ करप्शन, उसको उठा के यहाँ पे आपने एडवाइजर बना दिया बांग्लादेश गवर्नमेंट। अभी जहां तक सवाल रहा कि क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलके भारत का कुछ कर पाएंगे, न्यूसेंस वैल्यू है। न्यूसेंस वैल्यू का मतलब ये है कि हमको अपनी तैयारी पूरी रखनी पड़ेगी, हमको जो नेशनल सिक्योरिटी के पिलर्स होते हैं उनको कायम रखना पड़ेगा। जब हम नेशनल सिक्योरिटी के पिलर्स की बात करते हैं, उसके अंदर आपका इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, आपका इंटेलिजेंस, आपकी इकोनॉमी, आपकी इंडस्ट्री, आपकी सेल्फ रिलायंस, वो सारे मुद्दे मिला के आपके एक नेशनल सिक्योरिटी पैराडाइम बनता है। और अभी उस मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए इंडिया को अपने ऊपर सेल्फ रिलायंट रहना पड़ेगा। हमको किसी बाहर के मुल्क के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी क्षमता को बढ़ा के इस प्रकार रखना पड़ेगा कि अगर पुश कम्स टू शोव, हमें किसी की मदद ना लेनी पड़े। और अगर हमने 53 साल पहले यहाँ 1971 में पाकिस्तान को काट के उसके 2 हिस्से किए थे, तो आज वही पाकिस्तान अगर बांग्लादेश को साथ में मिला लेता है तो कितनी स्ट्रेंथ बनती है इनकी। आपके पास फिगर्स होंगी, हमारी आर्मी की स्ट्रेंथ कितनी है, बांग्लादेश की कितनी है और पाकिस्तान की कितनी है। तो कोई कंपैरिजन नहीं है। और इन तकरीबन जो इतना अरसा बीत गया, तकरीबन 53 इयर्स, हमारी जो क्षमताएं हैं वो कितने फोल्ड बड़ी हैं। हमारी सेल्फ रिलायंस, हमारी इंडस्ट्री, हमारी आर्मामेंट मैन्युफैक्चरिंग, मेजर जनरल विकी हमारे दत्ता जी, और जो एक चीज थोड़ा समझना चाहूंगी। देखिए स्ट्रेंथ हमारी बहुत ज्यादा है अगर हम आर्मी के दृष्टिकोण से देख ले तो, लेकिन जो 94 यानी कि 94% जो बांग्लादेश का जो एरिया है भारत से जुड़ा हुआ है, सटा हुआ है, बॉर्डर एरिया है, कई ऐसी जगह है जहां पर फेंसिंग तक नहीं की गई है, कई ऐसी जगह है जहां पर आर्मी के फोर्सेस जो है या जवान जो है वो तैनात भी नहीं है। ऐसे में अगर देखा जाए तो मुश्किल है अगर पाकिस्तान की सेना आकर के ट्रेनिंग देखती है, क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ एक मौका चाहिए कि भारत में किस तरह से एंट्री करे, दहशत को फैलाए, तो ये एक मुश्किल है। देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान के ऊपर जो आज उसकी भी चर्चा करते हैं हम रोज, पाकिस्तान का जो हाल हो रखा है, उसने पहले भी कोशिश करी बाय प्रॉक्सी क्या हिंदुस्तान को कमजोर कर दे, सिमेट्रिक वॉरफेयर करे टेररिज्म के माध्यम से, ताकि उसको डायरेक्टली उसकी आर्मी को हमारे साथ ना लड़ना पड़े। और उसको इतना भरोसा था कि अगर हमारी आर्मी हमला करेगी, जी मेरे पास न्यूक्लियर डेटरेंट है, पाव पाव के इनके पास बम पड़े हुए हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि चलो लेट्स डू इट। अगर तुम्हें न्यूक्लियर का इतना शौक है, तो अगर भारत और पाकिस्तान का न्यूक्लियर एक्सचेंज होता है तो पाकिस्तान का कुछ नहीं बचेगा, हिंदुस्तान फिर भी बच जाएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आज के दिन में कोई रैशनल नेशन उस लाइन पे नहीं सोचता है। हमें अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है, हमें इन दी लीग ऑफ नेशंस, हम एक दुनिया की एक उभरती हुई पावर हैं
पूरी दुनिया हमको रिकॉग्नाइज करती है आज के दिन में, हमारी वो रिस्पेक्ट है। ये दो तटपुंजिया मुल्क, एक बांग्लादेश और एक पाकिस्तान, इनकी क्या स्टैंडिंग है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, सिवाय न्यूसेंस के। इनको झेलता रहा अमेरिका अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, इनको डॉलर देता रहा तालिबान को कंट्रोल करने के लिए, पाकिस्तान इधर से डॉलर लेके वहां पे अफगान तालिबान को मरवाता रहा। तो आज इनकी जो पोल है पाकिस्तान आर्मी की और पाकिस्तान गवर्नमेंट की पूरी जग जाहिर है, और अफगानों का भी इसका पता चल गया है। तो पाकिस्तान अगर हमारे खिलाफ कोई ऐसी षड्यंत्र रच रहा है तो उसे तो पहले अपना घर बचाना चाहिए ना, इसके अपने टुकड़े होने वाले हैं। अगर सीरिया जैसा मुल्क जो कि पार्टीशन होके नहीं बना था, एक ओरिजिनल देश था, एक अरबिक कंट्री, 11 दिन के अंदर उसकी पूरी गवर्नमेंट रहेगी, उधर से तुर्की घुस गया, उधर से इसराइल घुस गया, इधर से अमेरिका ने कब्जा किया हुआ, उधर कोई ISIS वाले आ गए हैं। तो ये पाकिस्तान के खेत की मूली है। सिर्फ पंजाबी मुसलमान जो पूरे पाकिस्तान के ऊपर काबिज होना चाहता है, उसने बलूचों को, पख्तूनों को, सिंधियों को, महाजरों को दबा के रखा हुआ है। वहाँ POK के अंदर लोग आज के दिन में एजिटेट कर रहे हैं, गिलगित बाल्टिस्तान वाले कर रहे हैं। तो इस पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है? अगर आज के दिन में भारत ये चाहे कि चलो समय आ गया, बड़ा राइप है, अब ये फल तोड़ लिया जाए, तो पाकिस्तान कहीं का नहीं बचेगा। इनके सारे के सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे। और बांग्लादेश जो अपनी इकोनॉमी अच्छी लेके गई थी शेख हसीना, वो बांग्लादेश उसका बताइए आप क्या असर होगा आगे चल के, उसकी इकोनॉमी का क्या होगा, उसकी तरक्की का क्या होगा? बिल्कुल यही तो सबसे ज्यादा डर का विषय है मेजर जनरल वीके दत्ता जी, यही तो सबसे ज्यादा डर का विषय है। एक तरफ पाकिस्तान देखिए किस तरह से भारत का भले ही कुछ बड़ा नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन आतंकवादी यहाँ पर घटनाएं कर करके किस तरह से जम्मू कश्मीर और हमारे देश के अंदर में आकर के उसने कितनी ज्यादा यहाँ पर मुश्किलें पैदा की हैं। भले ही हमने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया, अगर बांग्लादेश से भी हो तो स्थिति भारत में भी थोड़ी सी और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत पड़ सकती है। ये एक मुश्किल वाला विषय है। मेजर जनरल AK सिवाज जी आपके पास हम आएंगे। देखिए मेजर जनरल वीके दत्ता जी कह रहे हैं कि दोनों टुटपुंजुए देश वाकई बहुत छोटे देश है, आर्मी के दृष्टिकोण से, अन्य चीजों से अगर देखा जाए तो भारत के सामने कहीं नहीं टिकते, लेकिन सरपरस्ती है चाइना की, हाथ है चाइना का हर चीज के पीछे में। जिस चीज को लेकर के शरदेंदु जी ने भी कहा है कि देखिए चीन सपोर्ट कर रहा है इन सब के पीछे में, शेख हसीना के सत्ता को हटाने के लिए भी चाइना का बहुत बड़ा हाथ रहा है। कैसे देखें इसे, क्योंकि देखिए एक देश जो ताकत में भी आगे है, उन सबके अंडर में है ये दोनों देश। देखो किरण, एक चीज देखनी पड़ेगी कि पहले तो क्या बांग्लादेश की ऐसी इकोनॉमी है कि वो भारत से रिश्ते बिगाड़ के इकोनॉमिकली सर्वाइव कर सकता है? देखो 95% जो उसका बॉर्डर है वो भारत से मिलता है और उसको इंडिया लॉक कंट्री बोला जाता है। और अब यहाँ से जो सामान जाता है, खाने पीने का सामान यहाँ से जाता है, चावल यहाँ से जाते हैं, यहाँ से प्याज जाते हैं, सब्जियाँ जाती हैं, यहाँ से रॉ मटेरियल जाता है टेक्सटाइल का, और यहाँ से पानी जाता है, बिजली जाता है। तो उसकी डिपेंडेंसी भारत में बहुत ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा देर भारत से रिश्ते खराब नहीं कर सकता, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरी बात ये है कि ये भी सच्चाई है, 15 साल में जो इकॉनमी इनकी बहुत अच्छा कर रही थी, और वो शेख हसीना के टाइम में एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इनका पर कैपिटा इनकम भारत से भी ज़्यादा हो गया था। तो अगर भारत के साथ उसके रिलेशनशिप खराब होंगे तो इसकी इकोनॉमी की डिगमगाएगी, ये तो कोई शक नहीं। अब कर क्या सकता बांग्लादेश? अब मुझे लगता है इसमें हम थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे कि मैंने बटालियन कमांड की है जब 96 से लेके 99 तक वहाँ पर कोकराझार, बोगाई गांव, और उसके बाद आपका जो डुबरी इलाके में जो इन्फिल्ट्रेशन होती है 4 से 5 करोड़ के करीब, जो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेट वैसे भी कर चुके हैं भारत में, क्योंकि ये बॉर्डर पोरस है। इसको कंपेयर मत करें जो पंजाब वाले बॉर्डर से, इसके अंदर रिवराइन टेरेन है, इसके अंदर फेंसिंग नहीं, अभी भी फेंसिंग नहीं है। तो जो स्मगलर आ सकते हैं, आतंकवादी टाइप रेडिकल्स आ सकते हैं, प्लस रोंगिया जो 10 लाख के करीब बिठा रखे हैं कोक्स बाजार में, उनको भी ISI ट्रेन करके भारत की तरफ भेजे। तो सबसे बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है कि जो इनस्टेबल बांग्लादेश भारत के लिए कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि ये जो एक्सट्रीमिस्ट, स्मगलर, ह्यूमन राइट वायलेटर, ये आने की कोशिश करेंगे और ISI इसको बहुत जबरदस्त कार्रवाई कराने की कोशिश
करेगा। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा था, इस चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए कि ये जितने भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे ये सरवाइव नहीं करे थे, क्योंकि सब चिटागोंग हिल्स में इनके बेसिस थे और वो शेख हसीना की गवर्नमेंट ने एकदम उनको वहां से उखाड़ के फेंक दिया था। परेश बरुआ वहां से भाग गया, पर राजकुआ जो उल्फा नंबर 2 था उसको भारत के हवाले दे दिया और शांति आई थी हमारे नॉर्थ ईस्ट में। उसके अंदर एक हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये एक्सट्रीमिस्ट को दोबारा बेसी देनी स्टार्ट की बांग्लादेश ने, तो वो भी हमें एक कॉज ऑफ कंसर्न है। तो बांग्लादेश की न्यूसेंस वैल्यू अकेले में है, पर बांग्लादेश क्या वो न्यूसेंस वैल्यू के साथ इकोनॉमिकली सर्वाइव कर सकता है, ये एक बांग्लादेश को देखना पड़ेगा। भारत के साथ उसके अगर रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो उसको इकोनॉमिकल सर्वाइव करना बड़ा डिफिकल्ट है। अगर आप मिलिट्री कैपेबिलिटी की देखें, कोई लड़ाई नहीं होने वाली, क्योंकि बांग्लादेश और भारत का कोई आपस के अंदर कंपैरिजन नहीं है कि जो बांग्लादेश की फौज एक अराकान आर्मी से नहीं लड़ पाई, जो कि एक नॉन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी अदरवाइज, उसको हालात खराब कर दिए जो बांग्लादेश की आर्मी के, तो उसकी कोई खास ऐसी मिलिट्री कैपेबिलिटी या कॉम्बैट पावर नहीं है। नहीं तो ऐसे में जो पाकिस्तानी सेना की तरफ से जो ट्रेनिंग मिलने जा रही है, ये कहीं ना कहीं इनको मजबूत स्थिति में ला सकती है। नहीं, वो तो खैर, वो अगर आप असली देखो ना, हाँ। कि ट्रेनिंग टीम तो भारत भी जाते, भारत के भी रिलेशन अच्छे थे, ट्रेनिंग टीम तो एक शो ऑफ ज्यादा है कि ट्रेनिंग तो बांग्लादेश भी खुद करता होगा। बांग्लादेश भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है यूनाइटेड नेशन फोर्सेस के लिए। इनकी पॉइंट क्या है, बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसकी फौज कम है, पैरामिलिट्री ज्यादा है। फौज है उसकी 1.6 लाख के करीब, पैरामिलिट्री 6.54। तो ये कि पाकिस्तान आके ट्रेनिंग करा देगा या इसको हथियार मिल जाएंगे चीन से या कुछ हथियार पाकिस्तान से बन जाएंगे, क्या इसके अंदर ये कैपेबिलिटी हो जाएगी कि भारत को ये एक प्रकार से आंखें दिखा पाए? ऐसा तो नहीं होगा। बस यही है कि अगर बांग्लादेश इलीगल एक्टिविटी स्टार्ट करता है, आतंक स्पेशली इंसर्जेंट ग्रुप को मदद देनी स्टार्ट कर देता नॉर्थ ईस्ट में, तो वो हमारे लिए एक कॉज ऑफ कंसर्न है। मगर मुझे लगता नहीं वो कर सकता, क्योंकि हमारे पास उसकी इकोनॉमी की चाबी है। पानी यहां से जाता, बिजली यहां से जाता, क्या वो इतनी मूर्खता करेगा? और मैं इस बात से सहमत हूं कि ये जो मोहम्मद यूनस है ये बिल्कुल एंटी इंडिया है। इसने जिस प्रकार से सोरस के साथ थे, इसने जिस प्रकार से फंड किया था, अब डोनाल्ड ट्रंप जब आएंगे 20 जनवरी को तो वो ट्विस्ट करेंगे इसकी टेल को। देखना, इलेक्शन अगर होते हैं, इलेक्शन की जो गवर्नमेंट आती है उसके साथ रिलेशन को, मगर हमें बांग्लादेश को किसी समय हल्के में नहीं लेना। अब बात आ रही थी, आप कह रहे थे पाकिस्तान से आतंकवादी, कत्ता साहब ने 25 डे कमांड की है, मैंने वहां पर मच्छर सेक्टर ब्रिगेड कमांड की है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जहां मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट होती है। इसी प्रकार 25, क्या आज तक हम रोक पाए हैं इन्फिल्ट्रेशन को? बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सच्चाई ये है कि जो एलसी फेंस बना दी हमने, इसके बावजूद भी ये है क्योंकि पाकिस्तान का जो स्टेटेड पॉलिसी है, ब्लीड इन इंडिया विद 1000 कट्स, और वो टेररिज्म को स्टेट इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करता है। आज भी 5 से 6 हजार लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी बैठे हुए हैं, जो कि ट्रेनिंग कैंप और आपके लॉन्च पैड में है, पीओके में। खुद टूटने वाला है, मैं ये कह रहा हूं कि खुद टूटने वाला है। उसके 4 हिस्से होने वाले हैं, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। मगर ये बाद आने वाला नहीं है पाकिस्तान, ये आपको आतंकवाद भेजता रहेगा। और अगर बांग्लादेश भी अनस्टेबल हो जाता है और वहां से भी ये जो इलीगल माइग्रेंट्स आए या रेडिकल एलिमेंट्स आए या आतंकवादी आए, वो हमें थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न रखना पड़ेगा। और इसलिए इसको लेकर के थोड़ी स्ट्रैटेजी जो है, रणनीति जो है, वो बना करके रखने की जरूरत है। ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, आपके पास आते हुए समझने की, क्योंकि देखिए आपने इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात यहां पर की और इसी के साथ एक शिवाजी जी भी इसी की बात कर रहे हैं कि देखिए अगर सरकार यहां पर बनती है तो स्थिति थोड़ी बेहतर हो सकती है। भारत के साथ बेहतर रिश्ते थे जब शेख हसीना थी, लेकिन क्या पाकिस्तान और चाइना चाहेंगे कि इतनी मुश्किल से जो चीजें हमने अभी की और वहां पर कट्टरपंथियों को हमने इस प्रभाव में ला दिया है, ये वो वक्त भी भूल गए जब पाकिस्तानी सेना ने वहां पर किस तरह से लोगों के ऊपर में अत्याचार किया था? क्या वहां पर इलेक्शन होने दिया जाएगा? सिर्फ क्या ट्रंप के आने के बाद ही बांग्लादेश की स्थिति जो है इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ पाएगी और शेख हसीना का कुछ हो पाएगा? देखिए, 2-3 चीजें मैं इसमें क्लैरिफाई करना चाहता हूं। देखिए, जब मोहम्मद यूनुस की सरकार इमीडिएट इंटरिम सरकार बनी थी, केयर टेकर गवर्नमेंट बनी थी, तो उन्होंने बोला था कि 3 महीने में इलेक्शन करा लेंगे।
लेकिन अब वो बोलते हैं कि 2025 के एंड में या 2026 में कराएंगे। और साथ में मोहम्मद यूनुस आज की डेट में कर क्या रहे हैं, वो बिल्कुल मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट ताकतों के हाथ में प्ले कर रहे हैं, बीएनपी के हाथ में प्ले कर रहे हैं, और तमाम तरीके के माइनॉरिटीज पे एट्रोसिटीज जारी है। हालांकि वो बोलते हैं कि ये पॉलिटिकल अपीवल है, पॉलिटिकल काइंड ऑफ ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन ऐसी बात है नहीं। वहां पे पूरी तरीके से माइनॉरिटी के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है और एक फंडामेंटलिस्ट ताकत को सत्ता में बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। और मोहम्मद यूनुस जो ग्लोबल लिटरेट है, उनको आज की डेट में उनके कंट्रोल में कुछ है नहीं। वो सिर्फ एक रबर स्टैम्प बन के रह गए जो एंटी इंडिया बातें करते रहते हैं, और साथ में पाकिस्तान की ट्रेनिंग टीम, पाकिस्तान की आर्मी को अपने देश में बुला रहे हैं और साथ में ट्रेनिंग की मुहैया सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। लेकिन जब ट्रेनिंग कोई पाकिस्तान की आर्मी वहां की करेगी तो वो सिर्फ सिर्फ ट्रेनिंग खाली 1 2 3 नहीं कराएगी। वहां पे उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क आएगा, वहां पे उनके टरेन अपडेटिंग होगी, वहां इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी, वहां पे किस तरीके से कौन कौन से एक्सेस को एक्सप्लॉइट करना है, कहां से कौन से ऑपरेट, कहां से इन्फिल्ट्रेशन होना, कहां से टेररिस्ट घुसाए जाएंगे, क्या लॉन्च पैड होगा, इन सारे की चीजों को फिर से रिवैम्प किया जाएगा। तो इसको मिलिटरीली आपको समझना पड़ेगा। ट्रेनिंग टीम का मतलब ये नहीं है कि वो जाके वहां पे किसी डिटैचमेंट को ट्रेन करेंगे, पूरा पूरा इंटेलिजेंस शेयरिंग का मामला आता है और ये सारी चीजें होती हैं। जब कोई ट्रेनिंग टीम दूसरे देश में जाके इस तरह काम करती है तो एक एजेंडा के साथ जाती है। इस एजेंडा से हिंदुस्तान को तकलीफ होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मेरा मानना है कि हम अमेरिका पे बहुत ज्यादा होप पिन कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो हमास का युद्ध खत्म हो जाएगा, सीरिया ठीक हो जाएगा, रशिया यूक्रेन ठीक हो जाएगा, बांग्लादेश में सरकार बदल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। उनके स्टेटमेंट भी अब धीरे धीरे मेलो डाउन होते जा रहे हैं। अब उनको जियोपॉलिटिक्स समझ में आ रही है, उनको वर्ल्ड ऑर्डर समझ में आ रहा है। अमेरिका का स्टैंड क्या होगा ये आगे आने वाले दिनों में होगा। लेकिन एक बात तय है कि मोहम्मद यूनुस आज की डेट में ट्रंप के राइट साइड में नहीं है, वो उनके अगेंस्ट है। तो तमाम तरीके की उम्मीदें की जा सकती है, लेकिन हिंदुस्तान को इस रीजन में अपने दम पे चीजों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं समय आ गया कोर्सिव डिप्लोमेसी का। आपको डिप्लोमेसी में अपना फोर्सफुल लाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको एल्बोइंग करना पड़ेगा, जिससे कि वो उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हटो और बांग्लादेश किसी भी हालत में अपने गिरफ्त से बाहर ना जाए, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट उसके साथ इन्वॉल्व है। देखिए, सर्वाइवल ऑफ बांग्लादेश हिंदुस्तान के ऊपर डिपेंडेंट है, कॉमर्शियली, ट्रेड, पावर, वाटर, हर एक, आप आईटी, हर एक चीज का आप नाम लीजिए, उसकी डिपेंडेंसी हमारे ऊपर है। तो लिहाजा हमें इंश्योर करना पड़ेगा अगर इलेक्शन होते हैं तो फेयर एंड फ्री एंड फेयर हो, जिसकी उम्मीद बहुत कम की जा रही है। इस दौर को आप समझिए, फंडामेंटलिस्ट ताकतें आज की डेट में विश्व में उभर के सामने आ रही हैं। पाकिस्तान एट द वर्ज ऑफ बल्कनाइजेशन है, अफगानिस्तान से उसके रिलेशन खराब है। तो अब वो कहां पे कंपनसेट करेगा, किस तरीके से अपने जनमानस का अटेंशन दूर करेगा? तो अब उसने बांग्लादेश में एंट्री की है, बांग्लादेश की मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो आज की डेट में मेरा मानना है कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का, आप डिप्लोमेटिक एफर्ट चालू रखिए। आपके जो फॉरेन मिनिस्टर के जो सचिव थे वो वहां गए थे, उन्होंने बातचीत की शुरुआत की, आपने ग्रेन की मदद की, वो सारी चीजें ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको उनके यहाँ ऐसी गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने की जरूरत है जो प्रो हिंदुस्तान हो। बहुत बड़ा ऑर्डर है, लेकिन एक दिन में होगा नहीं। इस इलेक्शन को आप वेट एंड वॉच की तरफ देखिए, लेकिन साथ में इंश्योर करें कि वहां की माइनॉरिटीज पे अत्याचार बंद हो। तमाम तरीके के इंटेलिजेंस नेटवर्क, आप इसको बोलने की जरूरत नहीं है, आप उसको एक्टिवेट करके सारे इंफॉर्मेशन लेके आप उसको अपने गिरफ्त में बना के रखें। यही हमारी डिप्लोमेटिक विजय होगी, यही हमारा जो डिप्लोमेसी की मैं बात करता हूं उससे वो आपको आप ध्यान देना होगा। कितना लंबे अभी वक्त तक में देख रहे हैं कि ये इलेक्शन कब तक हो सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार जो समय है वो आगे बढ़ता जा रहा है, यानी कि टाइम जस्ट ऐसे ही स्पेंड किया जा रहा है। इलेक्शन को लेकर के कोई सुगबुगाहट तक देखने को नहीं मिल रही है। जी हाँ, बिल्कुल। इलेक्शन आगे आगे आने वाले समय में मेरा मानना है कि देखिए 2026 के मिड में कहीं जाके होगा, और वो भी अंडर प्रेशर होगा। अगर उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई नहीं किया जाएगा तो इसी तरीके का रूल इंटरिम गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस, क्योंकि जो वो मकसद सॉल्व करना चाह रहे हैं वहां के फंडामेंटलिस्ट ताकतें हैं, वो पूरा कर पा रही है। माइनॉरिटीज को आपने एलिमिनेट कर दिया, 20% से लेके 8% पे आ गए हैं, और तमाम तरीके उनके खुद के जो जनमानस है, जो प्रोग्रेसिव थिंकिंग रखते हैं, उनको भी आपने कर्व कर दिया है। और साथ में एक एंटी इंडिया एजेंडा तो चल ही रहा है। पूरे हिंदुस्तान के इंसर्कलमेंट देख लीजिए जिस तरीके से कंप्लीट हुआ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि जो बांग्लादेश में घटनाएं होती हैं उसका असर हिंदुस्तान पे होता है, और हिंदुस्तान में जो घटनाएं होती हैं उसका डायरेक्ट असर
बांग्लादेश में होता है। तो इस चीजों को आपको डेट बिल्कुल से समझना पड़ेगा। और जो बॉर्डर बिल्कुल मैनेजमेंट है समझना भी मैडम, मैं पड़ेगा, और एक चीज दुख के बता दूं, विषय के साथ साथ बहुत बड़ी विडंबना भी है यहाँ पर ब्रिगेडियर शरदेंदु जी। देखिए, जिस बांग्लादेश की मदद भारत ने की, वहां से अत्याचार खत्म करवाया, खदेड़ा वहां से, और वहां पर देखिए एक एंटी इंडिया एक तरह से कैंपेन जो है बांग्लादेश की तरफ से भी पाकिस्तान के साथ मिलकर के चलाया जा रहा है, जो कि बहुत ही दुख का और विडंबना का एक तो विषय है। यहाँ पर मेजर जनरल वीके दत्ता जी आपके पास आएंगे। देखिए, लगातार मेजर जनरल सिवाज जी भी और ब्रिगेडियर शरदेंदु जी भी कह रहे हैं कि भारत पर बांग्लादेश की एक निर्भरता है, पानी जाता है, गेहूं जाता है, कई सारी चीजें हैं यहाँ बांग्लादेश के जो काफी सारे लोग हैं वो यहाँ आकर के काम भी करते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिससे एक डिपेंडेंसी है। लेकिन वहीं अगर मैं यहाँ पर एक रिसर्च देख रही थी, जस्ट 2 हफ्ते पहले की ये बात है, आर्मी प्रमुख हैं यहाँ पर बांग्लादेश के वकार उस जमा, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि भारत को इसमें नहीं रहना चाहिए कि सिर्फ बांग्लादेश की डिपेंडेंसी है भारत के ऊपर में, बल्कि भारत की भी कई चीजें जो है बांग्लादेश से कनेक्ट होती हैं। ऐसे में भारत को और हमें बराबर का एक हिस्सेदारी, बराबर का एक सम्मान, एक दर्जा जो है वो मिलना चाहिए। इस तरह का बयान अगर 2 हफ्ते पहले आता है, उसके बाद ये पाकिस्तान में जाके मुलाकात होती है, कैसे देखा जाए इसे? ये ऐसा है कि जो स्टेटमेंट बांग्लादेश के आर्मी के चीफ ने दिया था, उसने जितना ये मोहम्मद यूनुस द्वारा ये प्रोपेगेंडा और एंटी इंडिया एक थीम चालू करी थी, थोड़ा उसने उसको बैलेंस आउट करने की कोशिश करी थी। उसने ये भी बोला था कि जो बांग्लादेश के रिलेशन है इंडिया के साथ, और बांग्लादेश कभी नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश का जो रिश्ता है भारत से खराब हो, और खास करके मिलिट्री टू मिलिट्री। और उसके अलावा उसने वो तो जब हम कोई स्टेटमेंट करते हैं भाई, अगर इनको हमको इनसे कुछ चाहिए तो हमारा भी कुछ इनके पास जाता है, वो अलग स्टेटमेंट है। तो थोड़ा मॉडरेट होने की कोशिश करी थी उसने। लेकिन मैं आपको एक और राज की बात बताऊं जी। मैंने अपना ब्रिगेड कमांड किया था अपर सैम में, जो पूरा इलाका मेरे पास 7 डिस्ट्रिक्ट थे, जिसके अंदर की असम, अरुणाचल और कुछ एक हिस्से जो हैं ये बॉर्डर के अपने लगते थे। तो उस समय मेरे को एक इनका बांग्लादेश आर्मी का इंटेलिजेंस पेपर हमारे हाथ में लगा, जिसमें इन्होंने प्लान बना रखा था। मैं तब की बात कर रहा हूँ, काफी साल पहले की बात है जी। आपको याद होगा कि शुरू में जब 71 के जंग के बाद इनको हमने लिबरेट किया, बाद में कू हुआ, एंटी इंडिया गवर्नमेंट तब भी आई थी, उन्होंने भी बड़ा प्रोपेगेंडा किया था भारत के खिलाफ। उसके बाद फिर दोबारा तख्ता पलटा, उसके बाद फिर दोबारा अवामी लीग और बीएनपी ने मिलके उसको अरशाद को हटाया था, अगर आपको याद हो जी। तो। अभी यही जो सिचुएशन दोबारा पैदा होने वाली है कि जो मोहम्मद यूनुस है, अगर दोनों अवामी लीग और बीएनपी चाहते हैं कि जल्दी इलेक्शन हो, तो मोहम्मद यूनुस को ये मिलके हटाएंगे और इसमें दोबारा यूनाइट हो जाएंगे। तो ऐसे भी कुछ इंडिकेशंस आ रहे हैं। लेकिन मैं जो आपको बताना चाहता था जी। बांग्लादेश का एक प्लान था कि हम अपने जो इलीगल इमिग्रेंट हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आस्ते आस्ते बढ़ते चले जाएं, ताकि वहां पे इतनी आबादी हो जाए बांग्लादेश की कि जब वहां पे इलेक्शन हो तो इलेक्शन के माध्यम से ही बांग्लादेश के अंदर वो मर्ज करने की मांग कर देंगे। तो ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, 1999 की, और पेपर काफी पहले का लिखा हुआ है। तो बांग्लादेश की जो मनसियत है, इनके जो डीप स्टेट बोल लो, चाहे बांग्लादेश की आर्मी या जमाते इस्लामी, इनका ये एक एजेंडा था कि ज्यादा से ज्यादा आप इन्फिल्ट्रेट कराएं नॉर्थ ईस्ट में, चाहे मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, घुसाते चले जाएं आप असम के अंदर। आपको याद होगा डुबरी जो अभी करंट सिचुएशन, वहां पे 90% अभी डेमोग्राफिक मतलब चेंज। अगर आज के दिन में डुबरी में इलेक्शन हो, जी आपने क्या भारत के साथ रहना कि बांग्लादेश में जाना है, वो बोलेंगे हमें बांग्लादेश में जाना है। तो ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की इनका मंसूबा था, और अभी भी होगा शायद। दूसरा, ये अपने आप को सुपर पावर समझने लग गए थे। इनका एक न्यूक्लियर एजेंडा भी है कि क्या बांग्लादेश न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, अगर नहीं बना सकता तो क्या पाकिस्तान से मांग सकता है। और आपको अभी पता होगा कि ये कल कि इन्होंने वहां पे जो रशियन एक जो कंपनी इनका जो न्यूक्लियर प्लांट का काम कर रहे हैं, उसको इन्होंने मारा है, उससे फिरौती लेने की कोशिश करी है। तो ये एक रैबिड, मेरा कहने का मतलब है कि जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जी। और वहां पे वो पाकिस्तान का जो चीफ है वो कह रहा भाई
तालिबान तो हमारे मुस्लिम बिरादरान हैं, ठीक है। तो तब बिरादर कहाँ गए जब ये बांग्लादेशियों को मार रहे थे पाकिस्तानी पंजाबी 1971 में, जब हमने इनको लिबरेट कराया। तो अगर बांग्लादेश ये समझ रहा कि ये मेरा बिरादर था, अब मैं वापस जफ्फी डालने जा रहा हूं उसको, तो गलत फहमी में है। पाकिस्तान का कोई बिरादर नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो पंजाबी मुसलमान है, अभी नवाज शरीफ का एक स्टेटमेंट था, PIA को हम पंजाब इंटरनेशनल एयरलाइन बना देंगे और मैं इसको इन्वेस्ट करके खरीद लेता हूं। तो ये तो उनकी मनसियत है पाकिस्तान के अंदर। जी तो मेजर कहने का जनरल मतलब विकी ये दत्ता है- जी, एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिएगा। क्या पाकिस्तान बांग्लादेश के जरिए भारत को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है? लगभग आंसर तो जो होगा वो हम सब समझ ही रहे हैं। तो बांग्लादेश अपना कंधा क्यों दे रहा है पाकिस्तान को कि आओ मेरे कंधे पे बंदूक रखो और चलाओ? अभी देखिए, क्योंकि जमाते इस्लामी के लोग 71 के पहले भी पाकिस्तान आर्मी की मदद कर रहे थे बांग्लादेशी बंगालियों को मरवाने के लिए। आज के दिन में ये जमाते इस्लामी वाले फिर पावर में काबिज हो गए हैं, चाहे इनके स्टूडेंट हों, चाहे इनके जो और लोग हैं, इन्होंने जेलों से छोड़े हैं जो शेख हसीना ने बंद कर रखे थे। तो जमाते इस्लामी का लिंक पाकिस्तान के साथ, ISI के साथ। ISI ने पाकिस्तान ये जो जमाते इस्लामी के लोगों को बढ़ावा देके कू में मदद कराई है। और पाकिस्तान, जब ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, ये हमारे पूरे नॉर्थ ईस्टर्न जो मिलिटेंट ग्रुप थे उनकी मदद करते थे। वहां पे उनको ट्रेनिंग देते थे, सेफ सेंचुरी देते थे, हथियार असला देते थे और भारत के ऊपर हमले कराते थे। तो वो पाकिस्तान को तो पता कि वो क्या कर रहा था इस पाकिस्तान में, तो वो दोबारा उसको रिवाइव करने की कोशिश करेगा। कोशिश में हमारे नॉर्थ ईस्ट में हमारे खिलाफ जो ये जी। एक बगावत करने की मेजर कोशिश जनरल कराएगा। शिवाजी कुछ जी, हाँ मैं शिवाजी ये भी आपके हामी भर रहे हैं, हाँ, एग्री हो मैं रहे हैं ये कह चीजों रहा से। था किरण कि हाँ नहीं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ जो जनरल दत्ता था बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रिगेड कमांड की, मैंने वहाँ यूनिट। ये सच्चाई है कि सबसे ज्यादा इसकी न्यूसेंस वैल्यू बहुत है, और जिस प्रकार से रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा बांग्लादेश में, वो कॉज ऑफ कंसर्न है। और वहां पर जो हिंदुओं की पॉपुलेशन 23% थी जब 1947 के अंदर आज़ादी मिली थी, और जब 1971 में वो 14% थी, अब वो घट के 7% से कम हो रही है। और ये सच्चाई है, रेडिकल एलिमेंट्स इतने हैं कि अभी एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स हैं और एंटी इंडिया है। एंटी इंडिया सेंटिमेंट मैं कुछ बताऊंगा। मैं 1 साल के लिए 4 महीने के लिए गया था वहां पर बांग्लादेश में। 1975 के बाद ही वहां पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट आ गए थे, अनफॉर्चुनेटली। ये तो जो शेख हसीना की गवर्नमेंट है 15 साल से, जो उसने जो बेहतर रिश्ते लेकर के यहाँ पर चल और रही थी। जिस प्रकार से ये मिलिटेंट ग्रुप, ये जो एक्सट्रीमिस्ट की बात दत्ता साहब भी बता रहे हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि